हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षा अंकुरम, जहां पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। आज हमारा वीडियो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, और ये पॉलिसी बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है। जब ये हमारे देश में पॉलिसी आया तो एक खुशी की लहर दौड़ गई और लोग बहुत ही उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या नया चीज़ आया है। ठीक है, तो मैंने जब इस चीज़ को जानने का कोशिश किया, मैंने जब इस चीज़ के बारे में पढ़ा तो मैं बहुत ही खुश हो गया, और खुशी के मारे मैंने ये सोच लिया कि काश मैं अभी बच्चा होता और इस एजुकेशन पॉलिसी के सारे टर्म्स को मैं एंजॉय कर सकता। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस यूं ही मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, इसके आने के पहले दो एजुकेशन पॉलिसी और आ चुका था। तो कौन कौन सा था? तो पहला एजुकेशन पॉलिसी जो आया था वो 1968 में आया था और इसको इंदिरा गांधी लेके आई थी। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी जो आया था वो 1986 में आया था, इसको राजीव गांधी लेके आए थे। ठीक है, दूसरा एजुकेशन पॉलिसी जो आया था वो रिवाइज हुआ था 1992 में, और उसमें ऐड किया गया था IT मीन्स कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और इसको लेके आए थे PV नरसिम्हा राव ने। ठीक है, अब जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया ये पूरे के पूरे 34 ईयर्स के बाद आया है, और इसको किसने लाया है? नरेंद्र मोदी सर ने। ठीक है, और ये आया है 29 जुलाई 2020 को। एक चीज़ और जानिएगा कि पहले जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था, जो पहला और दूसरा था, इसको हम लोग बोलते थे NPE। NPE का मतलब है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और जो हमारा अभी का पॉलिसी आया है इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और टीचर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेनली इन तीन चीज़ का चेंजेस हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानते हैं स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पुराना एजुकेशन था, सिस्टम था, वो किस पे बेस्ड था? 10+2 पे। मतलब आपको पहले 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई करना है, फिर आप 11 12 दीजिएगा और आप 12th पास कर जाइएगा, फिर आप हायर स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। लेकिन अब क्या किया गया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब आया है हमारा 5334 का पॉलिसी। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा रेशियो में बांट दिया गया है, 5 3 3 और 4 के रेशियो में। तो पहला 5 हमारा क्या बोलता है? तो पहला 5 को भी दो पार्ट में बांटा गया है, 3 साल और 2 साल का पढ़ाई। तो पहला 3 साल का पढ़ाई में क्या किया गया है? 3 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स, जिसमें नर्सरी, KG1 KG2 ये बच्चे आएंगे। दूसरा जो 2 साल है उसमें क्लास 1 और 2 के बच्चे आएंगे। ठीक है, तो इस स्टेज को नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज, और इस स्टेज में जो बच्चे होंगे उनका उम्र होगा 3 से 8 साल तक का। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर आता है हमारा दूसरा जो 3 साल का है, और इस 3 साल में हमारे 3 से लेके 5 क्लास तक के बच्चे इंक्लूडेड होंगे, और इस क्लास को नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, फिर हमारा और आगे बढ़ते हैं तो आता है फिर 3 साल, और इस 3 साल में ऐड किया गया है 6 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को, और इस स्टेज को बोला गया है मिडिल स्टेज। ठीक है, और इसमें क्या है, 11 से लेके 14 ईयर्स तक के एज के बच्चे होंगे। हमारा लास्ट जो रेशियो में बटा है वो 4th है, तो वो 4th में क्या है, 9 से लेकर 12th तक, यानी 9 10th 11 और 12th। और इसका नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज, और इस स्टेज में 14 से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चे इंक्लूडेड होंगे। मतलब कि आपका 12th ख़त्म होते होते एक बच्चा का क्या होगा, 18 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन सब स्टेजेस में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या मतलब कि इम्प्लीमेंट किया गया है, वो सारा चीज़ हम जानते हैं आगे। अब तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन स्टेज में क्या बोला जाता है कि मेंटल फैकल्टी प्ले एंड बैगलेस डेज होगा। मीन्स बच्चों का जो दिमाग होगा उसको टटोला जाएगा, ग्रूम किया जाएगा, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका दिमाग को शार्प किया जाएगा। ठीक है, मेनली उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चों के साथ खेला जाएगा, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा। बैगलेस डेज का मतलब है कि बहुत कम बैग के साथ बच्चों को स्कूल जाना होगा। ठीक है,
तो पहला 5 साल यही होगा आपका बच्चों के साथ। दूसरा जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इस स्टेज में क्या किया जाएगा, बच्चों को तैयार किया जाएगा पढ़ाई के लिए। और किस लैंग्वेज में, तो टीच इन रीजनल एंड मदर टंग, मीन्स रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगा और आपका मदर टंग में पढ़ाई होगा। मीन्स जिस क्षेत्र के बच्चे रहेंगे उस क्षेत्र में पढ़ाई होगा। मतलब महाराष्ट्र के अगर कोई बच्चे हैं तो मराठी में, गुजरात के कोई बच्चे हैं तो गुजराती में, ताकि शुरुआती दौर में उनको हर चीज़ समझने में क्या हो, आसानी हो। तो ये एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ कमी भी है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इस चीज़ को जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस स्टेज में ये होगा, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों को समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। अब आता है हमारा मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में जो 3 साल है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी ये चीज़ कहा गया है कि अगर ज़रूरत है तो आप रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाइए, इस मिडिल स्टेज में भी, ठीक है। और क्या कहा गया है कि वोकेशनल कोर्स, कोडिंग एंड इंटर्नशिप ऐड कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा चीज़ चेंज हो जाएगा। कैसे? वोकेशनल कोर्स जब ऐड होगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चे एक्सपेरिमेंटल चीज़ सीखेंगे, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। कोडिंग आज की दुनिया में बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप चाइना और जापान के बच्चों को देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में किस चीज़ से आगे, इस कोडिंग से। तो अभी के टाइम पे तो कोडिंग बहुत ही ज़रूरत है और इसको ला दिया गया है इस मिडिल स्टेज में ही, क्लास 6 से क्लास 8 तक। कितना अच्छा चीज़ है, ठीक है। ये लास्ट हमारा इंटर्नशिप होगा। अब जो बच्चे वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ सीख रहे हैं, उस चीज़ का क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप पे उनको भेजा जाएगा 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए कहीं और भेजा जाएगा। अब बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे गार्डनिंग करना चाहें गार्डनिंग करेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे में इंटरेस्ट है तो वहाँ जाएंगे। कारपेंट्री करना चाहे तो कारपेंट्री करेंगे। मतलब उनको छोटा छोटा चीज़ जो होगा वो करने का एक मौका मिलेगा, वो 10 दिन में, ठीक है। आगे देखते हैं 4th ईयर जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है। बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है और वो सारा कन्फ्यूज़न आज मैं दूर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस जो सेकेंडरी स्टेज में जो 9 से लेकर 12 तक का क्लास है, उसमें कहा गया है चूज़ एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अभी क्या होता था, जब बच्चे पढ़ते थे तो उनके ऊपर एक चीज़ थोप दिया जाता था कि आपको यही पढ़ना है, अगर आप ये पढ़िएगा तो आप दूसरा चीज़ नहीं पढ़ सकते, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ लेना है, वही पढ़ना है। अगर आप चाहते भी हैं कुछ और पढ़ने के लिए उसके अलावा, तो आप वो चीज़ नहीं पढ़ सकते। मतलब कि अगर आप साइंस लेकर पढ़ना चाहते थे तो आप आर्ट्स और कॉमर्स नहीं ले सकते थे, ये चीज़ बैन था। अब क्या हुआ है, आपके ऊपर है, आपको अगर साइंस में फिजिक्स लेना है, आपको अकाउंट्स लेना है, आपको आर्ट्स से हिस्ट्री लेना है, आप लीजिए, पढ़िए। आपको म्यूज़िक लेना है, आप म्यूज़िक भी लीजिए। आपको पेंटिंग लेना है, ड्राइंग लेना है, आपको जो भी लेना है आप वो चीज़ लेके आगे बढ़िए। आपको उस चीज़ पे जज किया जाएगा, ना कि आप पे कुछ थोपा जाएगा। अब क्या होता है, इस स्टेज में क्या हो रहा है, इस वाले स्टेज में जब 9 से लेकर 12 तक क्लास में बच्चे हैं तो बच्चों का बहुत कन्फ्यूज़न ये है कि क्या बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए गए हैं। तो नहीं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे बट इन रीडिज़ाइन फॉर्म, एक अलग ही पैटर्न पे अब एग्ज़ाम होगा, एक अलग ही तरीके से। और इसको कंडक्ट कराने के लिए एक नया मतलब कि समझिए कि एक रूम इस्टेब्लिश किया गया है और उस रूम का नाम है परख, ठीक है। परख क्या करेगा, आपका 10th बोर्ड जो होगा उस चीज़ को कंडक्ट कराएगा एक अलग ही तरीके से। परख का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपका किस चीज़ पे एनालिसिस होगा, आपका तो परफॉर्मेंस पे, आपके नॉलेज पे और आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ होलिस्टिक का मतलब है पूरा का पूरा, जो चीज़ आप लेके पढ़ रहे हैं उस चीज़ पे, ना कि आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अगर आप म्यूज़िक भी लेके पढ़ते हैं, अगर आप डांस भी लेके आगे बढ़ते हैं तो आपका मार्क्स बाकायदा उस चीज़ पे होगा और आपको उस चीज़ पे जज भी किया जाएगा। ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको हम अलग कर देते हैं, नहीं, वो भी आपका एक मार्क्स देगा आपके रिपोर्ट कार्ड में। और यही आगे बढ़ के क्या कहा है, आगे जानते हैं। ये परख क्या करेगा, स्कूल एग्ज़ाम्स इन सेमेस्टर वाइज ट्वाइस इन ईयर। एक साल में क्या होगा, अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, तो होगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव में आपको एक आंसर लिखना होगा, एक क्वेश्चन का एक पेज आंसर लिखना होगा, वो होता है डिस्क्रिप्टिव। तो इस बेसिस पे क्या होगा, आपका 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा।
मतलब कि आप जो भी कॉम्बिनेशन लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो भी चीज़ लेके पढ़ रहे हैं उस पर आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। आप पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता था 5 सब्जेक्ट उसी पे रिजल्ट बनता था, बाकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें सिर्फ ग्रेडिंग दे के साइड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका जो मेन रिजल्ट बनेगा वो सारा चीज़ पे होगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। बच्चों का जो अंदर से स्किल्स होता है वो बाहर निकल के आएगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे, लाइफ में कुछ करेंगे। इस 360 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में ये भी कहा गया है कि बच्चों को पहले खुद अलाउड किया जाएगा कि अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएं, ठीक है। फिर बच्चों के जो क्लासमेट्स होंगे उनसे कहा जाएगा कि वो उनका रिपोर्ट कार्ड बनाएं। फिर लास्ट में क्या होगा, टीचर आके उनका रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस करेंगे और एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। सोच रहे हैं क्या चेंजेस आया है। बच्चों को पहले मौका दिया जाएगा, फिर उनके क्लासमेट से जानकारी लिया जाएगा उस बच्चे के बारे में, फिर एक टीचर बनाएगा रिपोर्ट कार्ड। इसीलिए कहा गया है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। और ये रिपोर्ट कार्ड जब हाथ में आएगा तो कितना मज़ा आएगा, सोच के देखिए। अब क्या है लास्ट पॉइंट हमारा, एंड ऑफ रोटे मेथड। मतलब हमारा जो अब रटंत विद्या था, बच्चे जो रट के एग्ज़ाम देते थे, रट के पढ़ते थे। मैंने बहुत बच्चों को देखा रटते रहते और एग्ज़ाम में जाते हैं, लिख देते हैं, बस हो गया। नहीं, वो चीज़ नहीं रहेगा। ये सारा चीज़ आने के बाद क्या होगा, जो बच्चे रटेंगे वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जिनका मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्किल, जिनको अंदर से आगे बढ़ने का बहुत इच्छा होगा, उत्सुकता होगा, वही आगे बढ़ पाएंगे। रट के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे क्या होगा, लगाम लगेगा। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया स्कूल एजुकेशन के बारे में। स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको सारा चीज़ मैंने बताया है, सारा निचोड़ बताया है, सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्कूल एजुकेशन के बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ पूछना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे से पूछिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पे, हायर एजुकेशन पे। अब हमारा हायर एजुकेशन क्या कहता है, इसमें भी बहुत अच्छा चेंजेस आया है। हायर एजुकेशन पहले हमारा किस चीज़ में होता था, यूजी में, पीजी में, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट हायर एजुकेशन कहलाता था और पोस्ट ग्रेजुएट भी हमारा हायर एजुकेशन कहलाता था। इस चीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहला, यूजी प्रोग्राम जो होगा वो 3 और 4 इयर्स का होगा। इस और का बहुत बड़ा लोचा है, आगे बताऊंगा। पीजी प्रोग्राम जो है वो 1 और 2 ईयर का होगा। मीन्स आप 3 साल भी पढ़ सकते हैं, 4 साल भी पढ़ सकते हैं, 1 साल भी पढ़ सकते हैं, 2 साल भी पढ़ सकते हैं। तो और का क्या चक्कर है यहाँ पे, पहले तो 3 साल का था, पीजी प्रोग्राम 2 साल का था, लेकिन ये और लग के 4 क्यों कर दिया गया, यहाँ पे और क्यों लगा दिया, ये तो 2 साल का होता ही था। तो जानते हैं आगे। तो आगे क्या है, इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर एंड मास्टर डिग्री। मतलब कि ये जो यूजी और पीजी का प्रोग्राम है, इन सब को मिला के आपका 5 ईयर का ही होगा। पहले भी 5 साल का ही होता था, लेकिन अभी भी 5 साल का होगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। तो क्या चेंजेस है देखते हैं। तो अगर कोई बच्चा 3 साल पढ़ता है तो उसको डिग्री तो मिलेगा ही। अगर वो 4 साल पढ़ लेता है यूजी में तो उसको क्या होगा, पीजी का 1 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सीधे लास्ट ईयर में चला जाएगा। मतलब ये जो 4th ईयर होगा ये आपका पहला ईयर पीजी का काउंट हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 2nd ईयर का एग्ज़ाम दीजिएगा और आप यूजी पीजी इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर एंड मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगा। तो फिर ये क्यों किया गया ये 4th ईयर। अब कहा गया है कि अगर किसी बच्चा को 3 ईयर करके डिग्री हासिल करना है और डिग्री हासिल करके कोई जॉब लेना है तो वो 3 साल करके निकल जाए। लेकिन अगर कोई 4 ईयर पढ़ता है तो वो रिसर्च करेगा, आगे उस चीज़ के बारे में जानेगा। तो इस चीज़ के लिए 4th ईयर इम्प्लीमेंट किया गया है। अब 4th ईयर करने के बाद ये नहीं कहा गया है कि आपको 1 साल करना है, नहीं, वो आपका 1 ईयर पीजी में काउंट हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, सिर्फ 2nd ईयर करके आपको निकल लेना है, आपका 5 ईयर बैचलर या मास्टर डिग्री आपके हाथ में रहेगा। ठीक है। हमारा इसमें एक और पॉइंट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। और इस चीज़ पे, इस सारे चीज़ को इस चीज़ से मैं रिलेट करके बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का मतलब है कि आप किसी भी साल को पढ़ें, फिर छोड़ दें, फिर आपको जब मन करता है 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, फिर से आप ज्वाइन करें और दोबारा वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपने छोड़ा था। ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं और आप छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका वो 1 साल बर्बाद नहीं हुआ, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है। इसी में आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्रेडिट ट्रांसफ़र एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। चलिए देखते हैं आगे। अगर आप फर्स्ट ईयर करके निकलते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप जब 2nd ईयर में जाते हैं तो आप 2nd ईयर करके निकलते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर आप जब 3rd ईयर करते हैं और 3rd ईयर करके निकलते हैं तो बाकायदा आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है,
कभी बीच में क्या हुआ कि आपको बाई चांस एक साल ड्रॉप करना पड़ गया, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप ड्रॉप करना चाहते हैं एक साल, आपको कुछ और काम है, तो आप क्या कीजिए, एक क्रेडिट ट्रांसफ़र ले लीजिए। आपका जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा पहला ईयर का, आपका एक क्रेडिट बन जाएगा, ठीक है, और वो स्टोर हो जाएगा आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाके जमा हो जाएगा, वो आपका स्टोर रहेगा वहाँ पे। फिर आप क्या कीजिएगा, जब 2 साल बाद आप आइएगा दोबारा एडमिशन लेने के लिए सेकेंड ईयर में, तो आपका वो क्रेडिट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं सेकेंड ईयर में। मतलब आपका स्कोर, वो क्रेडिट जो होगा वो जमा होगा और फिर आपका वो ऐड होते रहेगा हर साल, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो फिर क्रेडिट आपका नया बनेगा, फिर आप थर्ड ईयर के लिए वो ऐड हो जाएगा, फिर आप थर्ड ईयर निकल जाइएगा तो आपका एक फाइनल क्रेडिट स्कोर आपको मिल जाएगा। तो यही है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर पास करते हैं आप तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर पास करते हैं तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर पास करते हैं तो डिग्री, पीजी में भी वही है, फर्स्ट ईयर करते हैं तो सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर करते हैं तो डिग्री, ठीक है। होप तो समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़। मल्टीपल एंटर एग्जिट क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, ये क्या स्टोर करके रखेगा और आपके किस काम में आएगा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, डिप्लोमा कब मिलेगा, डिग्री कब मिलेगा। और ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप छोड़िएगा तभी मिलेगा, आपको हर साल ये मिलेगा। आप रेगुलर बेसिस पे भी अगर क्लासेस कर रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले क्या होता था, आप लास्ट ईयर में गए तभी आपको एक डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट ईयर पास कीजिए, सर्टिफिकेट ले जाइए, सेकंड ईयर पास कीजिए, डिप्लोमा ले जाइए, थर्ड ईयर पास कीजिए, डिग्री ले जाइए, ठीक है। लास्ट का जो पॉइंट है ये बहुत ही मज़ेदार है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री, फ्लेक्सिबल एंड होलिस्टिक। अब क्या होगा, इसमें भी कहा गया है कि आप क्या कीजिए, हायर एजुकेशन में भी आपका जो मन करता है आप वो चीज़ लेके पढ़िए। कितना अच्छा चीज़ है ना। आपको मन है साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री लेने का, आपको बायो पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको फिर मन करता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए। आपका मन है अकाउंट्स पढ़ने का, आप अकाउंट्स ले लीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा इसमें। ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं उस चीज़ का डिग्री आपको मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया और हॉलिस्टिक हो गया। मतलब जो भी आप अलग अलग चीज़ लिए हैं उसको एक साथ करके आपको मार्क्स दिया जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ये हुआ बहुत ही बढ़िया चीज़। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने 10th किया, 10th के बाद 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, और मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले लिया, बीकॉम। तो लोग मुझे कहते थे लड़का पागल हो गया, कैसा पढ़ाई किया है, पहले 11th 12th साइंस लिया और फिर ग्रेजुएशन में बीकॉम लेकर पढ़ लिया। तो अब समझ में आ रहा है, अब लोगों को बुझा रहा होगा कि मैंने क्या किया था, और वो चीज़ अब सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया कि आप कुछ भी लेके पढ़िए, वो आपके ऊपर है। तो लोगों का उत्सुकता होता है हर चीज़ जानने का, हर फील्ड में जाने का, तो वो चीज़ क्या कर दिया गया है, अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है हायर एजुकेशन में। मैंने आपको हायर एजुकेशन का सारा चीज़ बता दिया, कैसे कैसे क्या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री क्या 3 साल 4 साल, क्या 1 साल 2 साल, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर्स क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आपको कुछ लगता होगा कि आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ भी इसका रिप्लाई दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स को देखते हैं। की फीचर्स कहाँ है, क्या है हमारा यहाँ पे, 6% ऑफ GDP विल बी यूज्ड। मतलब GDP का जो 6% होगा अब हमारे एजुकेशन पे खर्च होगा। पहले क्या होता था, 1.5%, 2 से 3% तक ही खर्च होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब बहुत ही अच्छा हो गया, 6% तक हमारा क्या होगा, एजुकेशन पे खर्च होगा। दूसरा है एमफिल इज स्टॉप, एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या होता था, पहले PhD करने के लिए एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब बच्चे PG करेंगे, MA करेंगे और सीधे फिर PhD कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा हो गया सबके लिए। तीसरा है UGC, जो कि एक अलग बोर्ड है, NCT एक अलग बोर्ड है, AICTE एक अलग बोर्ड है। इन तीनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज करके बना दिया गया HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी सारा अच्छा चीज़ किया गया है कि एक बोर्ड बना दिया गया जो सारे हायर एजुकेशन को क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा। और मतलब कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल करेगा, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में 10 जगह 10 एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। अब आप एक जगह एग्ज़ाम दीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारी ये 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट टिल 2030 या फिर 2035 तक। मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि 50% ऑफ बच्चों को हम क्या करना चाहते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम में जोड़ना चाहते हैं। अभी बहुत ही कम है, 15 से 20 से 25 तक है शायद। तो उसको 50% तक सरकार का एम है बढ़ाने का, कि बच्चे क्या करें, इनरोल करें इस सारे पढ़ाई में।
ये है अब हमारा अगला पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ HRD टू रीनेम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारा HRD जो था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के नाम पे बाकायदा एक मिनिस्ट्री बन गया, समझिए। हमारा एक पॉइंट है फी ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विल बी फिक्स्ड। पहले क्या होता था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी मनमाना फीस लेते थे, वो चीज़ पे लगाम लग गया, उसको फिक्स कर दिया गया, एक अमाउंट तय कर दिया जाएगा, उसके आप ऊपर फीस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये भी अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इज़ 4 ईयर BEd 2030 टिल 2030 या फिर 2035, मतलब 2030 या 2035 तक आपको टीचर बनने के लिए मैक्सिमम 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd का डिग्री होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा चीज़ मैं बताऊंगा, जो कि मैं खुद BEd का एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें अपना भी कुछ बात रखूँगा कि क्या क्या उसमें अच्छाई है और क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं। दिक्कत तो बहुत कम ही होगा, लेकिन अच्छाई बहुत है उसमें, क्योंकि हमारे देश में जो टीचर्स थे उनका क्वालिटी बहुत ही कम था। लो कैटेगरी के टीचर्स थे जो कुछ जानते नहीं थे और टीचर बन जाते थे। तो उस चीज़ पे लगाम लगेगा। अब एक क्वालिफाइड एक प्रोफेशनल टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे देश के बच्चों के लिए। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, आप बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ सारा चीज़ बता दिया है, स्कूल एजुकेशन क्या है, हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। ये बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। तो फ्रेंड्स ये एजुकेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होता है तो कितना मज़ा आएगा। कहा गया है कि 2022 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ ये क्या आया है, ऑन पेपर है, ये बस लागू किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। तो इंतज़ार कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करते हैं हम भी। इम्प्लीमेंटेशन का आता है तो इसके बारे में और क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में भी जानेंगे। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपना प्यार बरसाते रहिए। अगर आपको लगता है किसी को ये नॉलेज शेयर करना है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।